बुशरा हॉस्पिटल, थावे रोड, तुरकहा, गोपालगंज। जहां एक ही छत के नीचे आपके हर बीमारी का इलाज, जिसका आज भव्य उद्घाटन हुआ। और इस उद्घाटन के अवसर पे देखा जाए तो जिले भर के बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। बुशरा हॉस्पिटल, जहां पे आपको हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और शिशु रोग विशेषज्ञ अभी फिलहाल सेवा देंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से हमारी बात हुई वहां के ऑनर और डॉक्टरों से, तो उन लोगों ने कहा कि गोपालगंज के इस बुशरा हॉस्पिटल में सिवान और छपरा, यहाँ तक कि पटना से भी अच्छी सुविधा देने का प्रयास किया जाएगा, जहाँ पे कई ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का सेवा भी जल्द उपलब्ध हो जाएगा। बताते चले तो आज जिस तरीके से शेख अजहर तथा नदा अली इमरान जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर आलिया इमरान जो कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, आइए जानते हैं इन लोगों से इन लोगों की विशेषता और बुशरा हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं। मैं डॉक्टर नदा हूँ। मैंने MBBS ग्वालियर से किया है और MD पीडियाट्रिक्स हूँ मैं, वो मैंने भोपाल से किया, गांधी मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद से मैंने दिल्ली में होली फैमिली में भी काम किया है, ESI हॉस्पिटल है वहाँ काम किया है। 1 साल मैंने एम्स गोरखपुर में भी काम किया है। अब जी, अभी आज हमने जो हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, अभी तो OPD से शुरू किया है हमने। आगे हमारा NICU डालने का प्लान, जैसे मैं जन्म से लेके 18 साल के बच्चों का पूरा उपचार करूँगी, सारी जो बीमारियाँ होती हैं वो। उसके बाद से अभी तो OPD शुरू हुआ है, आगे हमारा 1-2 महीने में ही प्लान है कि हम लोग एडमिशन शुरू करें। जो छोटे बच्चों का NICU होता है वो भी डालने का हमारा प्लान है यहाँ। दूसरा मैं हूँ पीडियाट्रिशियन, मेरे साथ जो मेरी बहन है वो भी गाइनी है, वो भी साथ में बैठी है। तो यहाँ तो जैसे जो भी डिलीवरी और LACS होगा तो पीडियाट्रिक्स तो मैं रहूँगी, आप ही देख लूँगी। हाँ, ऑपरेशन होगा तो वो भी मैं देख लूँगी। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटलों में है जहाँ पे पीडियाट्रिशियन नहीं होता, उसके बिना ही डिलीवरी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे है कि गाइनी भी है और पीडियाट्रिशियन भी है, तो कहीं लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। डिलीवरी हो गई तो बच्चा यहीं की यहीं उसका इलाज हो जाएगा। हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं कि जन्म पे जो बच्चे नहीं रोते, सबसे ज़्यादा परेशानी जो देखी जाती है कि बच्चे होते हैं और रोते नहीं हैं। बहुत सारे कारण होते हैं उनके ना रोने के। तो इसके लिए तो अगर उस टाइम तो एक तो है कि कोई पीडियाट्रिशियन हो जो हर ऑपरेशन LACS जो C-सेक्शन होता है, कोई पीडियाट्रिशियन ही अटेंड करे वहाँ पे। पेरेंट्स को भी ये थोड़ा ध्यान रखे कि वो ऐसी जगह पे डिलीवरी करवाए जहाँ कोई पीडियाट्रिशियन है ऑलरेडी, मतलब अवेलेबल हो। तो इसके लिए तो एंटीनेटल ही हम कर सकते हैं कि माँ का ही देखभाल, उसी के जो टेस्ट है उसी के मॉनिटरिंग करा के ही प्रिवेंट कर सकते हैं। होने के बाद नहीं कर सकते प्रिवेंट। ये होने के बाद ये है कि हम कोई पीडियाट्रिशियन होगा तो तुरंत उसी के बाद उसका उपचार हो जाएगा कि हम आर्टिफिशियल अम्बू करने लगते हैं, हवा देते हैं, उससे फिर बच्चे को जितनी जल्दी सांस हवा मिलेगी तो बच्चे का क्या दिमाग में डैमेज कम होगा। जितना लेट बच्चा रोएगा उतना ऑक्सीजन दिमाग में कम पड़ता है, उतना बच्चे के दिमाग पे असर पड़ता है। अच्छा, 1% बच्चे जो होते हैं जो डिलीवरी पे जो नहीं रोते, 1%, उनका लाइफ आगे जाके मतलब दिमाग रूपी से वो कमज़ोर हो जाते हैं। मतलब 1% बच्चे होते जो नहीं रोते, उसमें 50% बच्चे होते जो आगे जाके उनको दिमाग पे असर पड़ता ही है, वो आगे जाके दिमागी रूप से थोड़ा बहुत तो कमज़ोर हो ही जाते हैं। ये मिथ नहीं है, ये सच है। ये नेटल जो होता है, जब माँ प्रेग्नेंट हो तो उसमें है कि माँ अपना ध्यान रखे, एंटीनेटल स्क्रीनिंग, अल्ट्रासाउंड है टाइमली कराए। वाइटामिन्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है इसमें, जैसे फॉलिक एसिड हो गया, आयरन हो गया, टेटनस का टीका हो गया, लगवाना हो गया। ये सब माँ को, खान पान का ध्यान, माँ को, स्ट्रेस सबसे ज़्यादा जो आजकल फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चे बहुत प्रेगनेंसी में अफेक्ट हो रहे हैं, वो स्ट्रेस से। मदर स्ट्रेस ना ले, और वाइटामिन्स हो गए, स्कैन कराए। मैं डॉक्टर नदा अली इमरान हूँ। MBBS और MD किया है मैंने। MRCP CS एग्ज़ाम भी दिया है जो लंदन की डिग्री होती है मेरी। मैंने 1 साल एम्स गोरखपुर में भी काम किया और मैं यहीं की। मेरा नाम डॉक्टर आलिया अली इमरान है। मेरे फादर का नाम इमरान अली है। मैंने MBBS BMC सागर से किया है और मैंने MS ऑप्स गाइनी RMCS न्यू दिल्ली से किया है। महिला से मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बच्चे वाले, किसी को बच्चा नहीं ठहर रहा है, सारी बीमारियों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पे इलाज होगा इस चीज़ों का। और उसके बाद से जैसे बुढ़ापे, महीना वाली दिक्कत, महीना ख़त्म हो रहा है, किसी को महीने में दिक्कत है, ये सारी चीज़ों की इलाज यहाँ पे होगा। सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है कि सबसे पहले जो महिलाओं का महीना जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर होता है। वो इरेगुलर पहले से इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं।
उसके बाद से जब शादी होती है उसके बाद से उन्हें बच्चे के लिए कोशिश करते हैं, तब जाके उस चीज़ को ध्यान देते हैं कि हमारे महीने, जब उनसे पूछा जाए तो ये बताते हैं कि हमारे महीने बहुत टाइम से ही ख़राब चल रहा है। तो ये चीज़ वो पहले इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो बाद में जब वो जांचें कराते हैं हम सारी चीज़ें तो निकल के आती है। तो ये दिक्कत बहुत बेसिक सबसे ज़्यादा यही है कि महीने ख़राब। उसके बाद से और भी दिक्कतें हैं आजकल, जैसे महिला बच्चों में, लड़कियों में देखा जाए तो PCOS एक जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब 6 में से 3 लोगों को PCOS मिलेगा ही, जो एक सबसे ज़्यादा मेजर रीज़न है इनफर्टिलिटी की, जो बच्चा नहीं होने का। PCOS क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। इसमें जो अंडेदानी होती है इसमें छोटे छोटे गांठें बनी रहती है, पानी की गांठें होती है, जिसमें क्या होता है कि महीने उनके खराब हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। मतलब नॉर्मली जो हमारा साइकिल्स होता है वो 28 to 35 डेज़ का होता है। इसमें क्या होता है, ये 45 दिन से ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद से जो फेस में अलग अलग जगह बाल आना, ये सारे वजन बढ़ जाना, इसकी वजह से ये PCOS पूरी बॉडी के हॉर्मोन्स को अफेक्ट करता है। ये हर एक चीज़ को अफेक्ट करता है, ये नहीं कि सिर्फ प्रेगनेंसी या फिर मेंसेस इन पे नहीं, इंसुलिन को भी, जैसे डायबिटिक्स प्रोन हो जाते हैं बाद में, आफ्टर बहुत टाइम के बाद उनको कार्डियक डिसीज के भी फीचर्स आते हैं। तो इस हर एक बॉडी को, हर एक हार्मोन्स को डिसबैलेंस करता है। इसको कैसे पहचानेंगे और कैसे डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे? सबसे बड़ी चीज़ें मोस्टली जो मोस्ट कॉमन इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि जो पीरियड्स होते हैं इरेगुलर आते हैं। सबसे ज़्यादा जो पीरियड्स इरेगुलर, किसी को 45 डेज, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स के बाद पीरियड्स आ रहे हैं, या किसी को आफ्टर मेडिकेशन के बाद पीरियड्स आ रहे हैं। तो उसके बाद ये सबसे बड़ी अलार्मिंग फैक्टर ये है कि उनके पीरियड्स इरेगुलर है। इलाज ये है कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, डायग्नोस करना है कि PCOS है। उसके अलावा जैसे ओबेसिटी, जो जैसे मोटे हैं लोग, ये 50% केसेस में जो ओबीस पेशेंट है उनमें होता है। तो वेट लॉस करना है, डाइटरी मॉडिफिकेशन, जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री हो गया है, चलना फिरना नहीं हो रहा है, फ़ोन चलाते हैं पूरे टाइम, चल फिरते नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें चलना फिरना है। प्लस खाने में ध्यान देना है कि सलाद, ये सब सैलेड, ये सब ज़्यादा खाएं। ये मतलब इंडिकेटेड अनइंडिकेटेड सिजेरियन हो रहा है कि नहीं, इसकी बात आप कर रहे हो कि अनइंडिकेटेड कर रहे हैं बहुत लोग। ये पहले टाइम में जो होता है कि फीमेल्स की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। अब हम कंपेयर टू जो प्रीवियस टाइम था उसमें आजकल बहुत कम है फिजिकल एक्टिविटीज़। प्लस क्या होता है कि जो फीमेल्स, मतलब कोई ना कोई उनको कोमोर्बिडिटी हो जाती है, मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाता है। एज फैक्टर भी एक है, पहले की प्रेगनेंसी एज, मतलब जैसे 30+ पे कोई कंसीव कर रहा है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, आफ्टर किसी मेडिकेशन के बाद रहता है, तो उनको रहता है कि प्रीशियस प्रेगनेंसी कंसिडर करते हैं लोग, तो उनको रहता है कि बेटर है कि हम सिजेरियन से डिलीवर कर दें। उसके अलावा प्लस जैसे एक मिथ चल गया है कि पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ है तो दूसरा भी ऑपरेशन से होगा, ये ऐसा सही नहीं है। मतलब पहला बच्चा ऑपरेशन से, दूसरा ज़रूरी नहीं कि ऑपरेशन हो, नॉर्मल भी हो सकता है। उसका रिस्क है, वो आपको रिस्क सारे एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप रेडी हो उस रिस्क को उठाने के लिए तो फिर आप नॉर्मल डिलीवरी कराओगे, अदरवाइज फिर आप सिजेरियन कराओगे। तो प्रेगनेंसी में अगर मान लो फर्स्ट टाइमेस्टर में अगर उनको कोई हाई रिस्क फैक्टर है, किसी को ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर जैसे जो प्लेसेंटा होता है, ऑल नाल होता है नीचे की तरफ है, इन सब रिस्क सिचुएशन में हम उनको बोलेंगे बेड रेस्ट। अदरवाइज किसी को भी बेड रेस्ट एडवाइस नहीं है, उनको अपना नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ करनी है। मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ। मैं जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, मल्टीपल जॉइंट पेन होता है, जो इस तरह के दर्द हैं, गठिया, अलग अलग सूजन, बॉडी में जो पेन होता है, वो सब पूरी बॉडी में पेन, ये सब हम देखते हैं यहाँ मरीजों को। आज कंसल्टेंट फीस पूरी तरह से माफ़ है, फ्री है। और जांचें हैं, कुछ शुगर की जांच, बीपी की जांचें, आगे भी हम लोग जांचें और का दायरा बढ़ाएंगे, CBC, ब्लड टेस्ट वगैरह, जो कि एक तो कैंप रखने का हमारा प्रयास है कि हर महीने एक कैंप रखा जाए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का जो बेसिक जांच है, शुगर, बीपी, जो कि बहुत कॉमन है मरीजों के बीच में, जिनको बहुत से मरीज हैं जिनको पता ही नहीं है कि है, उनको काफ़ी दिनों से बीपी है, शुगर है। कितने सारे बीपी के मरीजों को ब्लड हैमरेज के साथ प्रेजेंट करते हैं, केवल एक बेसिक जांच ना कराने की वजह से। तो वो सब भी जांचें रखेंगे हम लोग हम हर महीने। इसके अलावा बच्चों के लिए यहाँ पे सुविधा, अभी तो एडमिशन का कोई प्रोसीजर नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हम लोग का प्लान है कि हम यहाँ एडमिट भी करें। और सबसे हड्डी की तरफ से एक हम लोग का प्लान है कि यहाँ पे ट्रॉमा केसेस, जो फ्रैक्चर वगैरह हैं, जो भी ऑपरेशन वगैरह है, वो हम लोग इस अस्पताल में एक ही हॉस्पिटल के अंदर आपको हड्डी का, बच्चों का और गायनी, ये सारे इलाज एक ही छत के नीचे होंगे। एक्सरे है,
अभी हमारा प्लान है आगे एक्सरे मशीन और पैथोलॉजी की सारी चीज़ें जो कि गोपालगंज में बाकी हॉस्पिटलों में एक साथ अवेलेबल नहीं है। इमरजेंसी हाँ। क्या यहाँ पे अभी इमरजेंसी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, इमरजेंसी अभी हम स्टार्ट करेंगे कुछ दिन में। फ्यूचर में ये भी स्टार्ट फ्यूचर में है इमरजेंसी भी एक्चुअली स्टार्ट। मेरा कि ड्रीम था कि मैं एक हॉस्पिटल बनाऊं, क्योंकि जब मैं यहाँ हाई स्कूल में पढ़ता था तो उस वक्त गोपालगंज के तरफ में या मैं दूर दूर तक कोई अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। लोगों के इलाज करने के लिए पटना जाना पड़ता था या गोरखपुर जाना पड़ता था। तो उसमें क्या था, कुछ इमरजेंसीज कैसे होते थे जैसे हार्ट अटैक या, तो उनको काफ़ी परेशानी होती थी। बहुत से लोग रास्ते में भी इंतकाल कर जाते, डेथ हो जाते थे। तो जब मैंने जॉब शुरू की तो उस वक्त मैं ये था कि मैं एक ऐसा आइडिया प्लान किया कि मैं कुछ हॉस्पिटल बनाऊँ जिसमें लोगों को अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाए, ट्रीटमेंट किया जाए, सबसे बड़ा था अफोर्डेबल दिया जाए। तो उसके लिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने बच्चों को इंकरेज करूँ कि बच्चे उस फील्ड में आएँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे 2 बड़ी बेटियाँ दी थी। तो उस वक्त तो बच्चियों को पढ़ाने के गांव में उतना रिवाज भी नहीं था। तो मैंने कोशिश की पहले बच्चियों को पढ़ाऊँ, जहाँ से बच्चियाँ पढ़ेंगी तो दूसरे लोग भी देख के इंकरेज होंगे कि बच्चे अपने बच्चियों को पढ़ाना शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों बेटियाँ बहुत अच्छे से पढ़ ली। एक तो मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ और 1 बेटा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियाँ पढ़ ली, 1 बेटी घर पे रहती है और चौथा जो बेटा है मेरा सबसे छोटा। बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जो सपोर्ट जो होता है ना, माँ से मिलता है। अगर माँ चाहे तो कोई बच्चा या बच्ची पढ़ सकती है, क्योंकि जो फादर होता है ना वो तो घर से दिन भर काम करता है, बाहर फिर शाम को आता है तो देखता है कि बच्चे क्या किया कि नहीं। लेकिन बच्चे दिन भर माँ के साथ रहते हैं। अगर माँ चाहे तो बच्चे पढ़ सकते हैं। तो इसलिए सबसे मैं लोगों से ये कहूँगा कि जो वालिदैन हैं उसमें जो माँ है, माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि बच्चे फादर का काम होता है सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट करना, पैसे की जरूरत पड़ी या कहीं उसको भेजना या कहीं लेके जाना। लेकिन जो एलिमेंट्री जो तालीम होती है बच्चों की, वो माँ के जरिए मिलती है। तो माँ का बहुत बड़ा रोल है। अगर माँ चाहे तो बच्चे बेटी और बेटा पढ़ सकते हैं। शुरू में थोड़ा सा ख्याल आया था कि बच्चियाँ शादी हो जाए अपने घर चल जाएगी, लेकिन मेरा प्लान ये था कि बच्चों को मैंने सबसे पहले तालीम दी कि देखो दौलत ही सब कुछ नहीं होता है। अगर लोगों को खिदमत करनी है तो फिर आपको थोड़ा सा अपने को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।